नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। आपको बता दें कि सड़क पर उतरे किसान अब तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिन जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस वजह से किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं। किसानों ने अपनी मांगे मानने तक आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यानी सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगह पर जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार जारी रहेगा। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अधिक संख्या में दिल्ली कूच की बात कही है। यानी आने वाले दिनों में किसानों की संख्या बढ़ सकती है। यूपी सीमा पर तैनात किसान पहले ही अस्थायी घर बनाने की बात कह चुके हैं। करीब 35 किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच मंगलवार को बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल समेत अन्य नेता शामिल रहे। किसानों को एमएसपी पर प्रेजेंटेशन दी गई, साथ ही मंडी सिस्टम को लेकर जानकारी भी दी गई। हालांकि किसानों का एक ही सवाल रहा कि क्या सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाएगी। जब बातचीत खत्म हुई तो कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। 3 घंटे की चर्चा के बाद किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और 3 दिसंबर को फिर से चर्चा होगी। तो किसान एक बार फिर से सड़कों पर है। आपको बता दें कि कल किसानों और सरकार के बीच में बातचीत हुई थी। करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली थी। उम्मीद तो सरकार ये कर रही थी कि किसान इस वार्ता के बाद मान जाएंगे, अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन जो किसान 3 महीने के राशन लेकर आए हुए हैं वो फिलहाल सरकार के तर्कों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार पहले जो कानून है उनको वापस ले, उसके बाद ही जो है वो अपना प्रदर्शन खत्म करेंगे। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं सामने वो ये हैं कि जो किसान हैं वो अस्थायी घर बनाने की भी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बॉर्डर पर झोपड़ियां बनाने की बात भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले का समाधान निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। और अभी 3 दिसंबर को जो बातचीत होनी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। और किसान साफ तौर पर एमएसपी को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि सरकार ने जब विज्ञान भवन में बैठक हुई थी तो एमएसपी पर प्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन किसान उससे संतुष्ट नहीं दिखे। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों से तीसरे दौर की बातचीत किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अब तय हुआ कि 3 दिसंबर को फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। इस बीच किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि जो बैठक थी वो बेनतीजा रही है और अब किसान जो है आगे अपना आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के किसान दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। इस वजह से दिल्ली के बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। बॉर्डर बंद होने के कारण लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जो बॉर्डर खुले हैं वहां घंटों जाम लग रहा है। कोई पैदल तो कोई घंटों जाम में फंसकर यात्रा करने के लिए मजबूर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बुधवार के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके मुताबिक नोएडा लिंक रोड पर स्थित चिल्ला बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध द्वार के पास किसानों का जमावड़ा है। लोगों से अपील की गई है कि वो नोएडा लिंक रोड के बजाय नोएडा जाने के लिए NH-24 और DND का इस्तेमाल करें। तो किसान परेशान है, सड़कों पर है। जो बातचीत हुई उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद अब किसान जो है वो और भी बड़ी संख्या में पंजाब और हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर के लिए निकल रहे हैं। यानी कि जो आने वाले दिन हैं उन दिनों में किसानों की भीड़ ज्यादा हो सकती है। इस बीच परेशानी उन लोगों को हो रही है जो इन रास्तों से होकर अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं, क्योंकि किसानों के जमावड़ों की वजह से जो लोग हैं उन्हें जाम में फंसना पड़ रहा है। और अब इन सब को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग हैं वो NH-24 और DND का इस्तेमाल करें। अगर आपको नोएडा जाना है दिल्ली के रास्ते तो आप नोएडा लिंक रोड को अवॉइड ही करें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कौशाम्बी के कड़ा कोतवाली इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कोतवाली के देवीगंज के पास शादी समारोह में आई स्कॉर्पियो पर बालू से लदा एक ट्रक पलट गया। हादसे में
8 लोगों की मौत हो गई। बारात कोखराज कोतवाली के शहजादपुर से देवीगंज स्थित महेश्वरी गार्डन गई थी। घटना की जानकारी पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। कौशाम्बी के जिलाधिकारी ने बताया कि हादसा सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। कार के अंदर 8 लोग सवार थे, जिस पर ट्रक पलट गया। ट्रक का टायर फट गया था, जिसकी वजह से वो ट्रक पलट गया। आगे की जांच भी की जा रही है। तो कौशाम्बी से ये दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो कौशाम्बी से ये खबर। अब जैसे ही महकमे को उसकी जानकारी मिली, जैसे ही आला अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी मिली, तो जो अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और जो डीएम हैं उन्होंने आगे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का सितम देखने को मिल रहा है। भारत में भी लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव है वो जारी है। मंगलवार को वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर इसमें इजाफा देखा गया है। मंगलवार को 31,118 मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 36,604 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 501 मरीजों की वायरस के चलते मौत हो गई है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंच गई है। वहीं दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 6,41,94,674 हो गई है। वायरस के कारण अब तक 14,86,829 लोगों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 4,44,41,249 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,604 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तो कोरोना वायरस का सितम फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर में जो है कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को मिल रहा है और जो हमारा देश है वहां पर कोरोना के जो दैनिक मामले में उनमें कभी गिरावट आती है तो कभी एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और जो लोगों के साथ साथ सरकार के लिए भी सिरदर्दी बने हुए हैं और ऐसे में लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। लोग जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कोरोना को लेकर के, उसको लोगों को समझना होगा, उसको अमल में लाना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब तक लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक जो ये कोरोना है वो हमारे बीच में रहेगा और जब तक कोरोना हमारे बीच में रहेगा तब तक इस कोरोना का खतरा बना रहेगा। देश में जहां लोग इस साल कोरोना महामारी से त्रस्त हैं, वहीं चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ दिन पहले चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था और अभी इसके गुजरे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। आईएमडी के चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव के मंगलवार देर रात चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके चक्रवाती तूफान बुरेवी के रूप में 2 दिसंबर की शाम या रात को त्रिंकोमाली के निकट श्रीलंका तट से गुजरने का पूर्वानुमान है और इस दौरान 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा कि इसके बाद इसके पश्चिम की ओर बढ़ने और 3 दिसंबर को सुबह मन्नार की खाड़ी और निकटवर्ती आपको बता दें कि 3 दिसंबर की सुबह मन्नार की खाड़ी और निकटवर्ती कोमोरी इलाके में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद ये संभवतः पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और 4 दिसंबर की सुबह कन्याकुमारी और पंबन के बीच दक्षिण तमिलनाडु के तट से गुजरेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों को चेतावनी भी दी है। कहा है कि 1 दिसंबर तक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में और 3 दिसंबर तक दक्षिण पश्चिम और श्रीलंका के पूर्वी तट के पास न जाएं। इसके अलावा मौसम विभाग ने 2 से 4 दिसंबर तक कोमोरिन क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण तमिलनाडु, केरल और श्रीलंका के पश्चिमी तट पर भी खतरे की चेतावनी दी है। तो एक और चक्रवाती तूफान की दस्तक के आसार बन रहे हैं। एक और लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। अभी हाल ही में चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी भारत के राज्यों में कहर बरपाया था और अब इसके गुजरे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है कि मौसम विभाग एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर रहा है। लिहाजा जिन इलाकों में इस तूफान के आने की संभावना है वहां पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा जो लोग इस तूफान की चपेट में आ सकते हैं उनके राहत बचाव का कार्य भी लगातार जारी है। यानी कि जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब ये तूफान आता है और इससे क्या कुछ नुकसान वहां पर देखने को मिलता है।
चलिए अगली खबर दिल्ली एनसीआर से है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 2.7 रही। आपको बता दें कि दिल्ली में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके सवेरे 4:05 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र दिल्ली से सटे गाजियाबाद को बताया जा रहा है। फिलहाल किसी क्षति की सूचना नहीं है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक दिल्ली में 10 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं और उनका केंद्र भी एनसीआर के आसपास ही रहा है। कल सुबह उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने हिमालय में बड़े भूकंप की आशंका व्यक्त की थी और कहा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में सिलसिलेवार भूकंपों के साथ बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8 या उससे भी अधिक हो सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हिमालय के आसपास घनी आबादी वाले देशों में इससे भारी तबाही मच सकती है और राजधानी दिल्ली भी इसकी जद में होगी। हालांकि ये भूकंप कब आएंगे इसका अनुमान फिलहाल नहीं लगाया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 100 साल में इनके आने की आशंका है। तो दिल्ली में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उस वक्त भी वैज्ञानिकों ने बड़े भूकंप की संभावना जताई थी और अब एक बार फिर से दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 2.7 रही। हालांकि ये कोई खतरे की बात नहीं है, ज्यादा इसकी तीव्रता नहीं मापी गई है। सुबह 4:05 पर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और जो ये भूकंप का केंद्र था वो दिल्ली से सटा गाजियाबाद को बताया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद पर उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अब्दुल रशीद शोरा का दावा है कि उन्हें उनकी बेटी से जान का खतरा है। साथ ही विदेशी फंडिंग की बात भी कही है। जब शेहला रशीद की ओर से आरोपों का जवाब दिया गया तो अब अब्दुल रशीद शोरा ने फिर से पलटवार किया है। अब्दुल रशीद शोरा ने कहा कि शेहला से पूछा जाए अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में थी तो उनका अचानक कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है। शेहला के लिए कश्मीर की पॉलिटिक्स में कुछ नहीं है। अब्दुल रशीद शोरा ने कहा कि शेहला 370 के मसले पर सुप्रीम कोर्ट चली गई। कश्मीर के राजनीतिक दल जो पहले चुनाव से दूर गए थे अब फिर वो वापस चुनाव में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो शेहला ने केस किया है उसमें खुद को बेरोजगार बताया है, लेकिन आज के वक्त में उनके अकाउंट को आप देख लीजिए। इनकी पार्टी के जो साथी हैं उनमें रशीद इंजीनियर शामिल हैं जिनका इतिहास खराब है। तो शेहला रशीद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि शेहला रशीद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता हैं और अब उनके पिता अब्दुल रशीद शोरा ने उन पर आरोप लगाए हैं। कहा है कि उन्हें अपनी बेटी से जान का खतरा है। इसके अलावा विदेशी फंडिंग की बात भी अब्दुल रशीद ने कही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो शेहला रशीद है उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जो उनके पिता के बयान हैं उनको कितनी गंभीरता से लिया जाता है। लगाते हैं जेएनयू नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। क्या उसके लिए फंडिंग आती है? ये तो फंडिंग का ही एक सारा खेल है ना। अब रशीद इंजीनियर को क्या मजबूरी थी, इसको शेहला को क्या मजबूरी थी रशीद इंजीनियर को लेक्चर दिलवाने की जेएनयू में, जबकि उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं था इस बात का। जेएनयू का एक इंटरनल मैटर था जिसके लिए उन्होंने एजुटेशन छेड़ दी थी। तो इसमें इंजीनियर रशीद के लेक्चर का कहाँ से भी इसमें सवाल है। आपको क्या पैसा मिल रहा है जी? आपको पैसा मिल रहा है क्या? नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे 3 करोड़ का कुछ पैकेज बता दिया। हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं इसके लिए शेहला के, आप चाहो तो आप ले सकते हैं। या मैंने रिफ्यूज किया। मैंने कहा मेरी अभी बात इस विषय पे हुई नहीं है बेटी के साथ, क्योंकि उसको 7-8 दिन के बाद आना है, तो मैं उसके साथ पहले बात करूंगा, उसके बाद ही जब बता। यहाँ पे कठुआ का रेप केस हुआ था तब भी शेहला का बड़ा नाम आया था और उसमें भी फंडिंग का देखिए ना फंडिंग, मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि फंडिंग जहाँ से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि
फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। एज ए फादर आपने कभी समझाया उसको? बहुत 3 साल तो समझाते ही निकल गए ना। क्या समझाया? यही समझाया मैंने इसको, कहा कि तुम्हें इमीडिएटली यहाँ से निकलना पड़ेगा, आप जाओ जहाँ थे वहीं से आप पॉलिटिक्स चलाओ। धमकी मिल रही? इन्होंने मुझे धमकी दे दी ना, अब के बार धमकी दे दी, इसीलिए मैं भागा जम्मू आया हूँ। 2019 में धारा 370 टूटने के पहले इनका जो एक अलायंस था, उसके कई लीडर्स जो हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कब्जे में हैं टेरर फंडिंग को लेकर। आपको लगता है कि इनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी? देखिए ना, अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनके पार्टी के लोग ही जाते हैं ना, गुप्कार अलायंस की मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इसका मतलब पार्टिसिपेशन है पार्टी की। लगाते हैं जेएनयू में? नहीं लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए। क्या उसके लिए फंडिंग आती है? केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखा रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने और देश को आत्मनिर्भरता हासिल करने में सहयोग करने को लेकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME उपक्रमों की भूमिका का जिक्र करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत सारे सामानों का आयात करने के बजाय निर्यात कर रहा है। ऐसे में देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास अपनी क्षमता बढ़ाने और देश से निर्यात को प्रोत्साहन देने का अवसर है। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और MSME मंत्री ने कहा, वाहन और कृषि जैसे कई अन्य सेक्टर में भी हम हर जगह पहले ही समाधान प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं चीन या किसी अन्य देश के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। हर देश की अपनी नीति होती है। जहां तक भारतीय नीतियों का सवाल है, हम प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं, लागत को घटा रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमारी शक्ति युवा प्रतिभावान श्रमबल है जो यहाँ मौजूद है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और अब भारत को चीन से आयात करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में भी आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया जाता रहा है। कोरोना काल के दौरान भी प्रधानमंत्री लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए नजर आए थे और अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भारत जो भारत की जरूरतें हैं उन्हें पूरा करने में सक्षम है। लगातार भारत अपनी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और जो यहाँ का युवा श्रमबल है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद करने में सक्षम है। यानी कि जिन चीजों की जरूरत देश को है वो हम अपने देश में बना सकते हैं। हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। सिंगर आदित्य नारायण की बारात श्वेता अग्रवाल के घर जाने के लिए तैयार हुई। आदित्य की बारात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें दूल्हे समेत दूल्हे के पापा उदित नारायण संग पूरा परिवार जमकर नाचता नजर आ रहा है। आदित्य क्रीम कलर की शेरवानी, सिर पर पगड़ी, गले में कुंदन की माला पहने हैंडसम नजर आ रहे हैं। आंखों पर उन्होंने येलो गॉगल्स भी चढ़ा रखा है। कुछ तस्वीरों में आदित्य मास्क पहने भी नजर आए। जैसे ही ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचने लगे उन्होंने अपना मास्क उतारकर हाथ में रख लिया। आदित्य के अलावा कुछ अन्य बाराती भी मास्क पहने दिखे। आदित्य के पिता सिंगर उदित नारायण की चेहरे की खुशी भी साफ झलक रही थी। उन्होंने भी अपने बेटे के साथ जमकर कदम से कदम मिलाकर डांस किया। तो आपको बता दें, सिंगर आदित्य नारायण की बारात दुल्हन श्वेता अग्रवाल के घर जाने के लिए जब तैयार हुई तो वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें दूल्हे समेत उनका पूरा परिवार जमकर नाचता नजर आया। इस दौरान आदित्य क्रीम कलर की शेरवानी और सर पर पगड़ी पहने नजर आ रहे थे। साथ ही उन्होंने येलो गॉगल्स भी लगा रखे थे। कुछ तस्वीरों में आदित्य मास्क पहने भी नजर आए, लेकिन जैसे ही ढोल नगाड़ों की आवाज वहां पर सुनाई दी वैसे ही उन्होंने अपना मास्क उतारकर हाथ में रख लिया। आदित्य के अलावा कुछ अन्य बाराती भी मास्क पहने दिखे। आदित्य के पिता सिंगर उदित नारायण के चेहरे की खुशी भी इस दौरान साफ दिख रही थी। उन्होंने भी अपने बेटे के साथ मिलकर खूब डांस किया। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गई हैं। विधान परिषद के लिए राज्यपाल की ओर से मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों में पार्टी उर्मिला मातोंडकर के नाम का प्रस्ताव पहले ही कर चुकी है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने उन्हें शिव बंधन बांधकर पार्टी की सदस्यता दिलाई।
इस मौके पर उद्धव ठाकरे के अलावा सुभाषा देसाई, अनिल देसाई समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि उर्मिला मातोंडकर ने जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत को जवाब दिया था, उससे पार्टी नेतृत्व उनसे काफी प्रभावित हुआ था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही शिवसेना और कंगना रनौत में ठनी हुई है। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का एक हिस्सा भी ढा दिया था। वहीं उन्होंने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी थी। हालांकि कंगना के दफ्तर ढहाने के मामले में शिवसेना के शासन वाली बीएमसी को उस समय मुंह की खानी पड़ी, जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसे बदले की कार्रवाई करार दिया था और बीएमसी को नुकसान का मुआवजा देने का निर्देश दिया था। तो अब बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गई हैं। आपको बता दें कि विधान परिषद के लिए राज्यपाल की ओर से मनोनीत होने वाले 12 सदस्यों में पार्टी उर्मिला मातोंडकर के नाम का प्रस्ताव पहले ही कर चुकी है। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने शिवबंधन बांधकर उर्मिला मातोंडकर को पार्टी की सदस्यता दिलाई। और आपको बता दें कि पार्टी उर्मिला मातोंडकर के जो उन्होंने कंगना रनौत को जवाब दिए थे, वही कंगना रनौत जिनकी शिवसेना से बिल्कुल भी नहीं बन रही, उन्होंने जब कंगना रनौत को जवाब दिए तो उससे पार्टी काफी प्रभावित हुई थी, जिसके बाद अब माफ कीजिएगा उर्मिला मातोंडकर औपचारिक रूप से शिवसेना में शामिल हो गई हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।